You are a billionaire. क्या पैसे मिल जाने से इंसान को सुकून मिल जाता है? पैसा होना बहुत जरूरी है, दीन के लिए डेफिनेटली कीजिए, लेकिन पैसा जरूर बनाइए लाइफ के अंदर। क्या वजह है दुबई में आके लोग इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं? और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है, तो आप जो भी पैसा कमाओगे तो आप पूरे अपनी जेब में डाल सकते हो। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब लूज कर दी थी, बट आपने ये डिसीजन लिया कि आप किसी को जॉब से नहीं निकालेंगे। आई विल नॉट फायर अ सिंगल पर्सन इन माई कंपनी, जिसके अंदर मुझे मेरी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी, लेकिन मैंने सबको सैलरी दिया। जब कोविड से बाहर आए हम, तो उस हमारी कंपनी ने डबल ट्रिपल प्रॉफिट किया था। 3 चीजें जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैक्सिमम पैसा रियल एस्टेट में लगाओ, बिकॉज जमीन, जैसे मैंने कहा कि शॉर्टेज होने वाली है, स्पेशली इन द प्राइम लैंड्स। गोल्ड, आज की तारीख में गोल्ड में इन्वेस्ट करो, बिकॉज गोल्ड ऊपर जाने वाला है। एक ऐसा मैसेज जो यंगस्टर्स आपको अभी देख रहे हैं उनको आप देना चाहेंगे, जो आपकी जैसा बनना चाहते हैं? सबसे बड़ा मैसेज मैं कहना चाहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या सोचते हैं कि नहीं, मैं कॉलेज मेरा करूंगा, मेरा एमबीए करूंगा, मेरा बीबीए करूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। That is the biggest mistake. If you lose everything that you have, क्या आपको कॉन्फिडेंस है आप इसे रीबिल्ड कर सकते हैं? हाँ, इंशाल्लाह कर लूंगा, because अस्सलाम वालेकुम रिजवान सर, हाउ आर यू? very good, Ramsha. Good to see you here in Dubai. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है दुबई में, एंड वन थिंग विच इज वेरी डिफरेंट अबाउट यू फ्रॉम अदर्स इज कि आप बहुत इन्वाइटिंग हैं टुवर्ड्स अदर्स। मेनी पीपल हु गेट रिच दे बिकम इनएक्सेसिबल, उनको रीच आउट करना बहुत मुश्किल होता है, बट यू ऑन द अदर हैंड यू पर्सनली रिप्लाइड टू माई इंस्टाग्राम DM, दैट्स हाउ वी कनेक्टेड। So why do you want to stay accessible to the people around you? I think it's my nature, or it's the humble background from where I come in. जैसा मैंने शुरू किया था लाइफ, it was a very humble beginning, which you know. तो वो that thing as success has never gone into my head. अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को ग्राउंडेड रखा हूँ मैंने, और मुझे अच्छा लगता है कि किसी ने मैसेज किया, कोशिश ये करता हूँ सबको रिप्लाई करूँ, मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करूँ। एंड किसी ने मुझे जवाब, किसी ने लिखा है, तो मेरा फर्ज होता है कि उसको जवाब दो। नॉट नेसेसरी आई मे बी एबल टू रिप्लाई ऑल द मैसेजेस, बट वेयर आई फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग और समथिंग विच इज रिलेटेड, आई डू डेफिनेटली रिप्लाई, बिकॉज एवरी डे आई मस्ट बी गेटिंग 20-30 मैसेजेस फॉर समथिंग और द अदर। तो जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, कुछ का समथिंग उनका फायदा होगा या कंपनी का फायदा होगा, तो आई डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। दैट्स वेरी नाइस। एक चीज जो इंसान में सबसे पहले आती है व्हेन दे गेट मनी इज गुरूर आ जाता है, बट यू ऑन द अदर हैंड आर वेरी हम्बल, तो इसका क्या रीजन है? आई थिंक गुरूर एक पर्सनालिटी जो है ना, वो मैंने समझता हूँ कि पैसे आने के बाद आता है, वो खुद की पर्सनालिटी होती है। Okay. अगर आप में वो गुरूर है, तो जब पैसे नहीं होते तो वो गुरूर नजर नहीं आएगा, एंड जब भी आपके पास पैसे आ जाएंगे तो अपने आप वो गुरूर आ जाता है बात। तो I personally believe it's not somebody has money, that's why that guru has come in him. That personality is there in him. And like I had mentioned from beginning, I have been humble, very simple. My father, mother has been very simple. उस upbringing मेरी उस तरह से हुई है कि वो गुरूर जैसा कुछ है ही नहीं, और अभी भी मैंने समझता हूँ अल्लाह ना करे गुरूर आए। और मेरा ये मानना है, जिस दिन एक बंदे को गुरूर आ जाता है ना, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो गरूर कभी भी लाना नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। सो बेसिकली एक इंसान की पर्सनालिटी शाइन थ्रू होती है जब उसके पास सब कुछ आ जाता है। मैंने देखा है मेरे पास किसी लोगों ने काम किया है, थोड़ा सा उसको अथॉरिटी दी थी, अपने आप उसमें गुरूर आ गया। भाई तेरे पास गुरूर नहीं था जब भी मैंने तेरे को हायर किया, तो अचानक तेरे पास इतना गुरूर क्यों आ गया? तो वो उसकी पर्सनालिटी थी। सो दैट कम्स आउट व्हेन यू हैव दैट मनी और पावर। आप इस टाइम पे लाखों करोड़ों लोगों की ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। हर कोई एम करता है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, एंड एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी उसके पास हो कि उसको कभी भी किसी चीज की फिक्र ना करनी पड़े। सो हाउ डू यू फील? आप एक ड्रीम लाइफ जी रहे हैं करोड़ों लोगों की। अच्छा लगता है, टू बी ऑनेस्ट। एवरी डे, दिन में 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन बोलता हूँ। और ये मैं हमेशा सबको कहा है कि आई एम ए ब्लेस्ड चाइल्ड।
मतलब कि मेरे पास क्या है, वरना मैंने ना कोई खास पढ़ाई की है। मेरी पढ़ाई तो 12th स्टैंडर्ड में मुझे भागना पड़ा था कुवैत, बिकॉज घर के हालात ऐसे थे कि मुझे काम करने के लिए बाहर जाना ही पड़ा। तो ऐसा कोई पढ़ाई भी नहीं की थी, ऐसी कोई एक्स्ट्रा तालीम भी नहीं थी मेरे पास। बस ये मैं यही कहूँगा कि ऊपर वाले का मेरे ऊपर बड़ा हाथ है, जिसने मुझे इतना नवाजा है। तो ये किसी किसी को लोगों को मिलता है। एंड ऑफ कोर्स काम किया है मैंने, बहुत अच्छा काम किया है, काफी अभी भी काम करता हूँ। आई वुड से थैंक यू ऑलमाइटी। तो आपको क्या लगता है, इंसान की किस्मत काम करती है या उसका हार्ड वर्क भी मैटर करता है? ये पहले भी मैंने बताया था, इट्स नॉट ओनली किस्मत एंड हार्ड वर्क, देयर आर 3 थिंग्स। बिजनेस में शाइन होने के लिए किस्मत का होना बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क डेफिनेटली, आज भी मैं 12 घंटे काम करता हूँ सक्सेसफुल होने के बावजूद। और थर्ड थिंग इज योर एक्यूमेन, मतलब कि आप में वो बिजनेस माइंड होना चाहिए। अगर आप में बिजनेस माइंड नहीं है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो, कितना भी हार्ड वर्क करो, कितना भी लक करो। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, हम देखते हैं कितने क्रिकेटर्स के बेटे जो सक्सेसफुल है डैडी उनके, लेकिन बच्चा क्रिकेटर सक्सेसफुल नहीं रहा। कितने फिल्म स्टार्स है जिनके माँ बाप काफी सक्सेसफुल है लेकिन बच्चे नहीं हुआ, क्या तालीम नहीं मिली उनको? सबसे अच्छे से अच्छी तालीम मिली है, लेकिन वो खुद में वो नहीं है। एक या तो उन्होंने हार्डवर्क ज्यादा नहीं किया, और हार्डवर्क करने के बावजूद भी अगर नहीं है तो दैट एक्टिंग स्किल नहीं है उनके पास, वो क्रिकेटिंग स्किल नहीं है उनके पास। सो ये तीनों चीज का होना बहुत जरूरी है, लक, हार्डवर्क and your acumen which God's gifted is there, which can happen with you, which cannot happen with you. So sir, क्या रीजन है you work 12 hours a day? आपको कोई जरूरत नहीं है काम करने की, आप एक से एक लोग हायर कर सकते हैं who can work for you, but you're still active and you take interest in every project that's happening. सक्सेसफुल होने से पहले हर एक बंदा काम करता है, बिकॉज उसको सक्सेसफुल होना है, लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद काम करना ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जो सक्सेस आपने बनाई है उसको मेंटेन करना, उसको मेक श्योर कि उसका डाउनफॉल नहीं है, उसको आगे किस तरह से लेके जाने के लिए। आज की तारीख में वी हैव अबाउट 5000 पीपल वर्किंग विद मी। नो सैटरडे हमारे यहाँ 75% लोग काम नहीं करते हमारे ऑफिस में, बिकॉज ऑफ द वीकेंड पॉलिसी। लेकिन मुझे सैटरडे काम करना बहुत अच्छा लगता है। सैटरडे धूप में मैं जाता हूँ, 11 बजे 11:30 बजे निकलते हैं हम लोग, शाम को 5, 6, 7 बजे डिपेंडिंग ऑन द टाइम आते हैं, और काम करता हूँ। हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर नजर रखता हूँ ताकि प्रोजेक्ट टाइम पे होवे, टाइम के पहले डिलीवर होवे। बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर तुम एक बार अपने आप को यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मेरा काम सही चल रहा है, तो वो उस दिन फिर से वापस डाउनफॉल आना स्टार्ट होगा। और यस, आपके लोग काम कर रहे हैं, आपको पता है, बट आपका हर एक जगह पे नजर होना बहुत जरूरी है। और मेरे जाने से इतना फर्क पड़ता है, हर एक प्रोजेक्ट में जाता है, उनको पता है कि बॉस आने वाले हैं फ्राइडे को या सैटरडे को चेक करने के लिए, तो प्रोजेक्ट अपने आप काम फटाफट काम भी होता है, और फिर फास्ट मूवमेंट भी हो जाता है। और मुझे भी अच्छा लगता है काम करना। मुझे आई फील वेरी हैप्पी एंड आई फील आई नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ इट इफ आई हैव टू मेक दिस कंपनी ग्रो एंड मेक श्योर आई डिलीवर ऑन टाइम। सोशल मीडिया पे अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि अपनी लाइफ को ज्यादा शो नहीं करना चाहिए वरना नजर लग जाती है, बट यू आर वेरी कंफर्टेबल विद वट एवर यू हैव। तो आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आप अपने आप को और अपनी फैमिली को इविल आई से या नजर से प्रोटेक्टेड रखते हैं? आई थिंक इसका मैं क्रेडिट देना चाहूंगा मेरी वाइफ को। वो नमाजी है, 5 नहीं बल्कि 8 टाइम नमाजी है, एंड ताजुद भी पढ़ती है, एंड बहुत सारे बीच में नमाज पढ़ लेती है। तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं हमारे पे। तो वो एक तो ब्लेसिंग्स होना जरूरी है। हमारे घर पे कुरान शरीफ पढ़ हमेशा चलती रहती है, सुबह स्टार्ट करे, एक मौलाना भी आते कुरान शरीफ पढ़ते हैं हमारे घर पे। तो ये सब एविल आई तो आती है, लेकिन एविल आई से बचने के लिए देयर आर लॉट ऑफ तरीके जो होते हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए। और सबसे बड़ी बात बहुत लोगों की दुआ है हमारे पे। यानी मैं समझता हूँ कि काफी लोगों की दुआ है जिनको कहीं ना कहीं कुछ वजह से डेन्यू के जरिए से उनका कुछ फायदा हुआ है और उनका घर चल रहा है। और आज जैसे मैंने बताया 5000 फैमिलीज मेरे पास काम कर रही है। तो 5000 मतलब अगर एक फैमिली में 4 आदमी है तो 20,000 पीपल की दुआएं मेरे साथ में है। माशाल्लाह। एंड एक स्ट्राइकिंग थिंग मैंने आपके घर के व्लॉग में देखी थी कि आपके घर में एक सेपरेट प्रेयर रूम भी अलग से है। सो आपने ये क्यों मेक श्योर किया कि आपके घर में इस चीज पे फोकस किया जाए? प्रेयर रूम तो सबसे पहले हमने बनाया था
उसके बाद बाकी की चीज बनी थी कि प्रेयर रूम कहाँ होगा, उसका वजू का रूम कहाँ होगा। तो ये बहुत जरूरी है। और जब भी कोई भी हम लोग ऑफकोर्स प्रेयर रूम में जब भी मौका मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ, वरना मेरे रूम के अंदर ही मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। और दूसरी मजे की बात जो लोगों को नहीं पता है, मेरे घर के सामने 30 कदम पे, नॉट मोर देन 30 कदम मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी मस्जिद है, चल के जाने ऑपोजिट माई हाउस। ओके, एंड लोग बोलते 17 कदम पे होना चाहिए, 17 कदम पे तो नहीं है, 30 कदम पे, नॉट, हम लोग ने काउंट किया था 28 to 29 कदम के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो मेन और वुमेन के लिए। और बहुत किस्मत वाले हम कि हमारे सामने मस्जिद है। और ये भी इसके ऊपर एक स्टोरी है कि हमने जब घर लिया था ना तब मस्जिद नहीं थी वहां पे। जब हम शिफ्ट हुए तभी भी, मतलब जब घर लिया था, जब प्लॉट लिया था तब मस्जिद नहीं थी वहां पे। उस वक्त हम पाम में रहते थे। तो एक घर बन गया एमिरेट्स हिल्स का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां पे किसी ने प्लॉट था तो मस्जिद भी बना दी। और तब हम पाम में रहते थे तो समीरा ने कहा देखो अब तो मस्जिद बन गई, अभी हमको शिफ्ट होना होगा ये घर के अंदर। तो इसीलिए बिकॉज वो मस्जिद बनी वहां पे तो हम सीधा पाम के घर को छोड़ आए और इमीडिएटली एमिरेट्स हिल्स में। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये ऊपर वाले का करम है कि सामने जब भी हमने प्लॉट लिया तो भी मस्जिद नहीं थी, लेकिन लेने के बाद वहां पे प्लॉट मिला मस्जिद के लिए किसी को और उसने बनवाया वहां पे। आपने भी एक मस्जिद कंस्ट्रक्ट करवाई है एंड रमजान में उसका इनॉग्रेशन भी हुआ था। सो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। उन प्रोजेक्ट्स में और इस प्रोजेक्ट में आपको क्या फर्क फील हुआ? मस्जिद बनाने का हमेशा से मेरा एक सपना था कि एक मस्जिद बनाऊंगा मैं जरूर, और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने उसको रास्ता बना दिया मुझे। जिस प्रोजेक्ट के पास में मुझे प्लॉट मिला गवर्नमेंट की तरफ से तो इमीडिएटली वो मस्जिद बनाया और 27 रमजान की तरावी हमने वहां पे पढ़ी थी। और एक खुशी की बात है कि उसके बाद और एक मस्जिद की हमने ग्राउंड ब्रेकिंग की है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है फर्स्ट रमजान 2025 में हम लोग उसको वहां पे नमाज पढ़ेंगे। ऑलरेडी काम बहुत जोर में चल रहा है, तो वो इंशाल्लाह फर्स्ट रमजान को वहां पे तरावी पढ़ेंगे। तो ये एक मस्जिद बनाना सदका है जरिया है, व्हिच एवरीबॉडी नोज, एंड दिस इज आई फील हैप्पी। तो मस्जिद ऐसी जगह पे बनाई है कि जहाँ पे मस्जिद नहीं है, वरना दुबई के अंदर तो बहुत सारी मस्जिद है। यहाँ जो स्टूडियो सिटी में मस्जिद है, अगर आप मैं उसका वीडियो इसके अंदर पॉडकास्ट में दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये इतना फुल होता है वहां पे, मतलब बाहर खड़े रहने की जगह नहीं है उतना। मतलब कितने लोगों का दुआ मिलती है कि वहां जाके हमको मस्जिद मिली, वहां पढ़ सकते हैं। सेम थिंग जहाँ अभी बना रहे हैं हम लोग टेक्नो पार्क के अंदर, तो वहां पे भी मस्जिद नहीं है। तो मुझे पता है कि वो मस्जिद भी अच्छी खासी उसके अंदर लोग नमाज पढ़ेंगे माशाल्लाह। एंड आप बिजनेसमैन हैं एंड यू नो कि जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करी जाए वहां से सबसे ज्यादा बेनिफिट कहाँ से हो सकता है। तो एक इन्वेस्टमेंट होती है दुनिया में और एक इन्वेस्टमेंट होती है आखिरत में। तो आप अपनी आखिरत की इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चीजें इंश्योर करते हैं? फॉर एग्जांपल जो आपने ये मस्जिदें बनवाई, ये सदका जारिया है, तो इसके अलावा व्हाट ऑल डू यू डू? वी डू अ लॉट ऑफ चैरिटी सम और द अदर वे। खास करके मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि ना पैसा किसी को दो, पैसा तो आपको जहाँ देना पड़े वहां दे देता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि किसी को जरूरत हो, बट सबसे ज्यादा पैसा मैं लगाता हूँ लोगों की एजुकेशन के अंदर। मतलब आज इंडिया के अंदर बहुत सारे जो एक कुछ स्थापना है वहाँ पे वी मेक द चिल्ड्रन स्टडी। बहुत सारे अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो स्कूल में जाने को उनको मौका नहीं मिलता है, तो वो पढ़ते हैं उस वहाँ पे। यहाँ के अंदर भी माय सिस्टर इज मैनेजिंग दैट, जहाँ पे जो वर्कर्स है उनको सिखाया जाता है प्रॉपर इंग्लिश, ग्रूमिंग और कंप्यूटर्स एंड बेसिक जो नॉलेज होता है उसके अंदर काफी खर्चा किया जाता है। रमजान के अंदर भी इफ्तारी होती है। इन व्हाटएवर वेज देयर इज अ पॉसिबल वे आई एम एबल टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, वी डू इन मैक्सिमम पॉसिबल वे। अल्हम्दुलिल्लाह वो चलते रहता है। सो सदका देने पे आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं? आपने उसकी बरकत देखी अपनी लाइफ में? बहुत देखी है मैंने। सदका का बहुत फायदा होता है एंड हमेशा देते रहना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि ऊपर वाले ने दिया है हमको तो क्यों ना हम दिया जाए। एंड दिस इज क्या बस खरी है इस तरह से। आई कांट इतने माइक के अंदर मैं अपनी वो नहीं बोलना चाहूंगा, बट यस वेरेवर पॉसिबल आई डू मेक इट अ पॉइंट कि किसी भी तरह से किसी का हेल्प होता है तो जरूर मैं आउट ऑफ द वे जाके करूँ। एंड इससे एक दिल को भी सुकून मिलता है। फायदे के लिए नहीं करता हूँ। इट्स लाइक मुझे किसी ने अप्रोच किया कि मुझे प्रॉब्लम है, तो जहाँ पे मुझे जेन्युइन लगता है कि प्रॉब्लम सही है तो डेफिनेटली हम लोग आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं।
सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हमारी लाइफ में हमें एक एक्स अमाउंट मिल जाएगा तो हमारी बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, बट यू आर एट अ पोजिशन जहां मैं आपसे पूछ सकती हूँ, क्या पैसे मिल जाने से इंसान को सुकून मिल जाता है या फिर प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो जाती हैं? आई थिंक पैसा होना बहुत जरूरी है। पैसा आने से लाइफस्टाइल आपकी चेंज हो जाती है, पैसा आने से सुकून डेफिनेटली मिलता है, पैसा आने से आपको एक राहत मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आज पैसा है तो हमारे घर पे 2 मेड भी है जो काम करती है, काम करने के लिए ड्राइवर भी है। तो ये पैसा अगर नहीं होता तो ऐसी बात नहीं कि नहीं खुद कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते, बट जो लाइफ की सहूलियत है वो पैसा आने से मिलता है। तो मैं तो सबको कहूंगा कि यस, आपने जो भी काम करना है दीन के लिए डेफिनेटली कीजिए, लेकिन पैसा जरूर बनाइए लाइफ के अंदर, हलाल तरीके से पैसा बनाइए, और ये बनाना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। और आज की तारीख में अपॉर्चुनिटी बहुत है, और पैसा अगर बन जाता है तो दूसरे की हेल्प भी कीजिए, तो ये बहुत जरूरी है मेरा। सो आपके फादर ने आपको कौन सी लाइफ एडवाइस दी थी जो आपको बहुत काम आती है जिंदगी में, और आप एज अ फादर अपने सन को, अपने बच्चों को क्या एडवाइस देते हैं जो उनके लाइफ में काम आते हुए आपने देखी है? सबसे बड़ी एडवाइस ये दी कि किसी को गलत कमिट नहीं करना, कभी किसी को ऐसा कुछ झूठ बोल के कोई काम नहीं करवाना। जो भी तुम काम करोगे, ऑफ कोर्स बिजनेसमैन नहीं थे वो, बट वो हमेशा यही बोलते कि कोई भी चीज ऐसा मत बोलो कि जो आप पूरा ना कर सकते। वट एवर इज विद इन योर कैपेबिलिटीज वही आप कमिट करो। और आज भी हमारा डैन्यूब में मेरे बेटे को नहीं, पूरे डैन्यूब फैमिली को हम हमेशा यही सिखाते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे डैन्यूब का नाम या मेरा नाम कहीं 1% भी खराब हो। मतलब कि कभी कभी क्या होता है, एक सेल्स पर्सन होता है, माल बेचने के लिए वो बोल देगा सर ये भी मिलेगा आपको, वो भी मिलेगा, इतने जल्दी मिल जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो खास सिखाया जाता है कि कोई भी कमिटमेंट ऐसा नहीं करना। तो वो फादर का एडवाइस था जो हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि सबको सही एडवाइस दो, ओवर कमिट करके, अंडर कमिट करके ओवर कमिटमेंट पूरा करो, मतलब कमिट कम करो और ज्यादा उनको दो। हम एक टैगलाइन भी है, डैन्यूब का वादा उम्मीद से ज्यादा। सो टॉकिंग अबाउट योर सन, आपने बहुत यंग एज से उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, जबकि ही कुड हैव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, पर आपने मेक श्योर किया कि उनकी एक अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हो ताकि वो आगे जाके चीजों को संभाल सकें। तो व्हाई डिड यू इंश्योर दिस? जबकि उनकी लाइफ बहुत इजी हो सकती थी, ही कुड इनहेरिट दिस वेरी इजीली, बट आपने क्योंकि उनकी इतनी अच्छी तरबियत करी तो अब वो उस काम को और ज्यादा एक्सपैंड कर पा रहे हैं। आई थिंक वो वैल्यू ऑफ मनी सिखाने के लिए, बिकॉज उनके पास सब कुछ था। जब हमारे अब्बू थे तो हमको बहुत काम करना पड़ता था, तो हमको उस टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ आ गई थी, बिकॉज मेरे खुद के पैसे कैंटीन में जाने के लिए मुझे कमाना पड़ रहा था। बुक्स बेचे, दिवाली के अंदर क्रैकर्स बेचे, और दूध भी बेचा मैंने जाके। तो बहुत सारे ऐसे काम करके मैंने वो पैसे, मुझे जो जरूरत थी वो मैंने मेरे लिए बनाया। तो तब मुझे पैसे की वैल्यू आ गई थी मुझे। बेटा जब बड़ा हुआ तभी उसको वो जरूरत नहीं थी, बिकॉज जो भी चाहिए मांग सकता था। लेकिन मैंने कहा इसको अगर मैं नहीं सिखाऊंगा वैल्यू ऑफ मनी तो आगे जाके शायद ये ही विल नॉट अंडरस्टैंड कि हाउ डैड हैज मेड द मनी। तो उस वक्त 13 साल की उम्र में जब भी था तो उसको पैसे की जरूरत होती थी, हम उसको बोलते थे या बेटा गाड़ी धो कर आ। तो एक गाड़ी धोता था तो उसको 10 दिरहम देते थे। तो फिर वो बोला हमारे पास 2 गाड़ी थी, एक मेरी गाड़ी, एक समीरा की गाड़ी। तो हमने बोला 2, तो बेटा आगे बोलते बेटा मैं डैडी मैं 2 गाड़ी दूंगा, मुझे 20 दिरहम चाहिए। तो हमने कहा 20 दिरहम नहीं दूंगा, 15 दिरहम दूंगा, 2 गाड़ी देगा। तो फिर वो 2 गाड़ी धो के वो फिर 15 दिरहम लेता था, 20 दिरहम की जगह पे। बट उसके दिमाग में एक बैठ गया कि पैसा कमाना या पैसे की वैल्यू वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैंने उसको वही बोला कि मैंने जो तुझे सिखाया ना वो अपने बच्चे को भी तुझे सिखाना, जो कि उसको जरूरत नहीं है आज, क्या नहीं हो, जो क्या मांग सकता है वो नहीं मिल सकता है उसको। बट ये वैल्यू ऑफ मनी सिखाना अपने बच्चे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो आपकी वाइफ जो है, शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो ऐसी क्या चीज है जिसने आपकी मैरिज को इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखा है अभी तक? आई थिंक शी हैज ऑलवेज गिवन मी अ स्पेस। शी इज like I mentioned earlier, she's very namazi, and most important मेरे काम करने के अंदर उसने मुझे बहुत ज्यादा स्पेस दिया है। वरना आज तो मैं 12 घंटे काम करता हूँ, जब भी मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैं 15 घंटे 16 घंटे भी काम करता था। मुझे याद है सुबह में 7:30 को मैं आदिल को ड्रॉप करता था स्कूल में, एंड 8 बजे हमारी ऑफिस चालू होती थी उस वक्त। तो 8 बजे ऑफिस पहुंचता था, सबसे पहले आई वुड बी इन द ऑफिस
And I used to come back home by 12 o'clock. So it was like almost 12 plus 4, 16 hours I used to work at that time. And yes, there was a time she used to complain कि ये क्या क्या जुनून चढ़ा है आपको काम का इतना. लेकिन ठीक है, वो छोटे मोटे होते हस्बैंड वाइफ में वो थोड़ा बहुत होते रहता था. बट ओवरऑल शी गेव मी सो मच ऑफ स्पेस कि मुझे उसने काम करने दिया. आदिल की परवरिश भी उसी ने की, जो कि 100% 100 में से 97%, 95% उन्होंने परवरिश किए. और आदिल का जो आप नजर आ रहा है उनकी परवरिश है. एंड बाकी 5% उसने मेरे से बिजनेस सीखा है. बट उनके जो अखलाक, उनके जो सब चीजें वो मेरी वाइफ की वजह से है. तो वाइफ की वजह से ही मैं समझता हूँ आज हम लोग साथ में हैं. आज भले मैं 5000 लोगों का बॉस हूँ, लेकिन मेरी बॉस वो है. आप लोगों को बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, बट ऐसा कई बार होता है कि कुछ लोग एक अच्छे इंसान को यूज करके या गलत चीजें बोलकर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. सो हाउ डू यू स्टे अवे फ्रॉम पीपल जो आपको बिजनेस में बिट्रे करें या धोखा दें? इस चीज का आप कैसे बैलेंस क्रिएट करते हैं? ये तो मुश्किल है कि कीप अवे फ्रॉम देम. 10 में से 2-3 लोगों ने धोखा देना ही होता है. तो ये तो धोखा आने के बाद ही पता चलता है कि किसने धोखा दिया. तो वो इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय लाइफ, पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस. यस, इतने सालों में एक्सपीरियंस भी आ जाता है कि यार बंदा सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है. बट ये तो यू कांट से कि नहीं, ये हर एक से तुम काम करोगे वो बंदा ही इज 100% परफेक्ट और उस साथ में लॉयल्टी से ही काम करेगा. सो यू हैव टू मैनेज विद, यू हैव टू डील विद हिम, यू हैव टू एंश्योर कि आपका रिस्क है वो कैलकुलेटिव रखो, ताकि धोखा हो भी जाए तो उसमें नुकसान ना हो ज्यादा. आपका इतना पॉजिटिव आउटलुक है ऑन एवरीथिंग. कई बार ऐसा होता है कि पीपल हु हैव अ लॉट वो बहुत ज्यादा बेसुकून हो जाते हैं, बट यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, यू सीम वेरी पीसफुल एंड यू आर वेरी पॉजिटिव. इसका क्या रीजन है? आई थिंक ये भी ऊपर वाले का करामत है. आई वुड से ऊपर जो स्माइल मुझे दिया गया है, पेशेंस दिया गया है डील करने के लिए, दिस क्रेडिट गोज टू अगेन इट्स ए इनबॉर्न क्वालिटी जो मुझे मिला हुआ है ऊपर वाले से. वरना मेरी लाइफ के अंदर अगर आप बिजनेस में आप मेरे रूम के अंदर कभी आके बैठोगे 4 घंटा, तो आपको एक गोली खानी पड़ेगी पैनाडोल की कि ये कैसे मैनेज कर लेता है इतना प्रेशर. तो प्रेशर आता है, प्रेशर को अच्छी तरह से डील करता हूँ. और मैंने देखा है कि अगर मैं गुस्से से उसको डील करना चाहता हूँ प्रेशर को, तो काम और बिगड़ता है. बट व्हेन आई हैव हैंडल्ड दैट प्रेशर इन अ नाइस वे, थिंग्स हैव बिकम मच बेटर फॉर मी. And with a smile, it's very very good. So smile से जो काम होता है ना, वो कोई भी हिसाब से नहीं हो सकता है. गुस्से से कभी, जो स्माइल से काम होगा वो गुस्से से काम कभी नहीं होगा. तो जो भी कोई प्रेशर होता है आप उसको पेशेंटली हैंडल करो, स्माइल से हैंडल करो, यकीन मानो आपका वो काम बहुत अच्छा होगा. सो मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, उसके बारे में टिप्स वो आपने ऑलरेडी दे दी. या गुस्से से कंट्रोल करने का सीखना होगा. दैट इज एन आर्ट विच यू हैव टू लर्न. एंड अगर आपने उसके ऊपर काबू कर लिया तो आप बहुत सक्सेसफुल होगा. क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं. किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है या मेरी फैमिलीज में, छोटी छोटी बातों के ऊपर वो इतना गुस्सा हो जाते हैं, और फिर वो सामने वाला जो काम नहीं बिगड़ने वाला है वो बिगड़ जाता है. लेकिन वही चीज को अगर तुम गुस्से को नहीं काबू में रखो और स्माइल से करोगे तो काम बहुत जल्दी होगा. आपके आसपास स्टाफ भी है, उसको तुम हमेशा डांटते रहोगे, हमेशा गुस्सा करते रहोगे, तो करना भी चाहेगा तो बोलेगा यार छोड़ो यार, ये काम नहीं करना है मुझे. लेकिन आपने उसको अप्रिशिएट किया और उसने कुछ गलत भी किया तो उसको समझाना, कहते कि ये गलत हुआ, अगली बार कोशिश करना कि ये ऐसा ना होए. एंड ही ऑल्सो विल अंडरस्टैंड, यार बॉस ने बोला है तो डेफिनेटली कोई वजन होगा, अगली बार वो कोशिश करेगा कोई उसको ना रिपीट करा. यू आर अ बिलियनेयर, आपने इतना सारा काम कर लिया, बहुत सारा पैसा कमा लिया, तो रिटायर होने का कब प्लान है आपका? मैं नहीं समझता हूँ मैं कभी रिटायर होऊंगा. एवरी ईयर इफ आई टेल मैं हमेशा बर्थडे में बोलता हूँ समीरा अगले 5 साल में पक्का रिटायर हो रहा हूँ, तुझे मैं वर्ल्ड टूर में लेके जाऊंगा. लेकिन मनोमन मुझे भी पता है और समीरा को भी पता है कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा. और जब तक है जान तब तक मेरी ये उम्मीद है कि मैं उसको काम करते ही रहूंगा. एक बोलते हैं गॉड्स विश है कि अगर मेरा गुजरू कभी, तो दैट शुड बी व्हेन आई एम वर्किंग आइदर इन द ऑफिस और इन द कंस्ट्रक्शन साइट, आई शुड लूज माय लास्ट ब्रेथ. कोविड के टाइम पे
बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब लूज कर दी थी, बहुत सारे बिजनेसेस बैंकरप्ट हो गए थे, लोगों को जॉब से निकाल दिया था, बट आपने ये डिसीजन लिया कि आप किसी को जॉब से नहीं निकालेंगे, ऐसा क्यों? आई थिंक कोविड के टाइम पे सबकी जो प्रॉब्लम्स थी बहुत बड़ी थी। एक बिजनेसमैन की प्रॉब्लम काफी बड़ी थी, सेम वे जिस कंपनी के अंदर जो उसके मुलाजिम थे उनकी भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। बट मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम मेरे मुलाजिम की थी, मेरे जो वर्कर जो थे, मेरे जो कलीग्स जो थे, उनकी प्रॉब्लम्स थी। बिकॉज एज ए बिजनेसमैन क्या होता है कि व्हेन यू आर मेकिंग मनी, एक छोटा सा सेविंग आप कर लेते हो और किसी ना किसी तरह से वो सेविंग आपने कहीं नहीं प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखा होता है, जो आपको बैड टाइम्स के अंदर काम में आता है। लेकिन जो नौकरी वाले जो लोग होते हैं उनके पास इतना पैसा होता नहीं कि वो इतना पैसे बचा के रखे और उनके पास साइड में, उनको अगर मुझे लगा कि मेरी जरूरत से ज्यादा उनकी जरूरत आज बहुत ज्यादा है और इन्होंने ही जो है मेरी कंपनी को बनाया हुआ है, तो एज लॉन्ग एज आई कैन सस्टेन देम आई वुड लाइक टू कीप देम, ऑल्दो इट वाज नॉट एन इजी डिसीजन। लेकिन मनोमन एक विचार कर लिया था कि मैं किसी को भी नहीं निकालूंगा। और उस वक्त मैंने एक मीडिया में भी कहा था कि आई विल नॉट फायर अ सिंगल पर्सन इन माय कंपनी एंड आई विल पे देम द फुल सैलरी। लकीली दुबई के अंदर ज्यादा लंबा कोविड नहीं रहा, 6-8 महीने रहा, जिसके अंदर मुझे मेरी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी, लेकिन मैंने सबको सैलरी दिया और सबको कंपनी में रखा। और मजे की बात ये हुई कि जब कोविड से बाहर आए हम, तो उस कंपनी ने, हमारी कंपनी ने डबल ट्रिपल प्रॉफिट किया था। बिकॉज जिन लोगों को पता चला कि ये कंपनी ने हमारा इतना ध्यान रखा, तो उन्होंने इतना जोर लगा के काम किया। उसी तरह से अगर आप दुबई को देखो, दुबई में कोविड में जिस तरह से गवर्नमेंट ने सबका ख्याल रखा, उस वक्त उसके बाद जो प्रोग्रेस दुबई को मिला है, इट्स ओनली बिकॉज द वे पीपल का कॉन्फिडेंस दुबई पे आया कि नहीं, दिस इज द कंट्री, दिस इज द सिटी आई वांट टू बी। कि कभी कोई प्रॉब्लम आता है, कभी कोई हादसा आता है, दे आर नॉट गोइंग टू लीव यू, दे आर गोइंग टू होल्ड यू। बिकॉज आपने देखा है कि आप ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत अच्छे से थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर आपने देखा था कि क्या सिचुएशन था कोविड के टाइम पे। बिल्कुल। इफ यू लूज एवरीथिंग दैट यू हैव, क्या आपको कॉन्फिडेंस है आप इसे रीबिल्ड कर सकते हैं? हाँ, इंशाल्लाह कर लूंगा। बिकॉज काम में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कल उठ के अगर मुझे फिर से बाकड़ा लगाना पड़े या फिर से वो नया बिजनेस कोई छोटा मोटा करना पड़े तो कर लूंगा। मैंने किया है इससे पहले भी। कोविड में जब भी हम लोग ने सब लूज किया था, तो फिर हमने रास्ते के अंदर बेचना स्टार्ट किया था, जिससे हमने स्टार्ट किया था इंडिया में। तो आज भी अगर जरूरत पड़ी तो क्यों नहीं कर लूंगा मैं, इसमें कोई बड़ी शर्म की बात है ही नहीं। करना पड़े तो कर लूंगा, इंशाअल्लाह करके ऐसी नौबत ना आए। बट अगर करना पड़े तो उसमें बिल्कुल नहीं झिझकिचाऊंगा। जो करना है वो करना है और कमाना है कमाना है। इतना बड़ा नहीं एम्पायर खड़ा कर पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली पैसा तो बना लूंगा। 3 चीजें जिसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, what would be your advice? प्रॉपर्टी में मैं बिलीव करता हूँ। रियल एस्टेट इज द थिंग विच यू हैव ऑलवेज सीन हैज ग्रोन, बिकॉज आबादी बढ़ रही है, लैंड स्पेशली प्राइम लैंड कम होते जा रही है, सबको अपना घर चाहिए। तो रियल एस्टेट में तो इन्वेस्ट होना ही चाहिए। एक रियल एस्टेट अपना घर के लिए होना चाहिए और एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे होना चाहिए जहाँ पे आपको रेंटल इनकम मिले। 2 घर होना जरूरी चाहिए, एक आप जहाँ रहोगे और वहां पे एक इन्वेस्टमेंट के लिए रेंटल इनकम आ रहा है, ये होना बहुत जरूरी है। उसके बाद भी आपके पास पैसा होगा तो गोल्ड, आज की तारीख में गोल्ड में इन्वेस्ट करो, बिकॉज गोल्ड ऊपर जाने वाला है। गोल्ड लास्ट 30-40 साल में उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव किया है कि ऊपर ही जा रहा है। और फिर SIP में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, बट मैक्सिमम पैसा रियल एस्टेट में लगाओ। बिकॉज जमीन, जैसे मैंने कहा कि शॉर्टेज होने वाली है, स्पेशली इन द प्राइम लैंड्स। जब आपको लॉस हुआ है, हाउ हैव यू कोप्ड अप विद इट? हाँ, मैं रिस्क मेरा जो लेता हूँ वो बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क होता है। कि हमेशा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि कितने पैसे बनाऊंगा। मेरा प्लानिंग ये होता है कि कितने पैसे लूज करूंगा। तो उस कैलकुलेशन के बेसिस के ऊपर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो उसमें अगर रिस्क हो जाता है तो जनरली वो रिस्क बेरेबल होता है। यस, कभी कभी अनबेरेबल हुआ भी है, उसको मैनेज कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से कहीं ना ऊपर वाला जरिया दे ही देता है। बट जनरली व्हेन आई टेक एनी बिजनेस और व्हेन आई डू एनी न्यू बिजनेस, आई ऑलवेज कीप
माय कैलकुलेशन कि अगर पैसा गया तो कितना जाएगा और कैसे मैं मैनेज करूंगा. You focus a lot on marketing and Danube Group की भी हम देखते हैं remarkable marketing is done all over the world. So why do you focus on this so much? I think मार्केटिंग बहुत जरूरी है हर एक कंपनी के अंदर. मेरा ये मानना है जो दिखता है वो बिकता है, और जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है. तो अगर तुम मार्केटिंग करोगे अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट को तो आप सेल कर पाओगे तो रेवेन्यू आएगा तो प्रॉफिट आएंगी, और प्रॉफिट आएगा तो सब कुछ आएगा. तो मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है. ये बचपन से मेरी हैबिट है. व्हेन नया बिजनेस था तब भी हमारे पास मार्केटिंग के पैसे नहीं थे, तभी भी हम किसी भी तरह से मार्केटिंग करते थे. मुझे याद है कि हम जो फोर व्हील ड्राइव होती थी उसके पीछे एक व्हील होता था, तो उसके अंदर हम लोग लगा देते, एक व्हील कवर फ्री में देते थे, डैन्यूब नंबर 1 बिल्डिंग मटेरियल. और वो 1000 व्हील कवर मैंने लिया था, और वो 1000 कार घूम रही थी पूरे यूएई के अंदर. सबको पता चल गया कि डैन्यूब नाम की कोई बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है. तो मार्केटिंग बहुत जरूरी है. अभी तो ऑफ कोर्स बिल बोर्ड्स आपको नजर आएंगे, रेडियो एडवर्टाइजमेंट, टीवी एडवर्टाइजमेंट, हर एक जगह पे स्पॉन्सर करते हैं हम लोग. तो मार्केटिंग कोई भी बिजनेस करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल मीडिया आज बहुत अच्छा आपके पास जरिया है, वहां पे तो बहुत आप मार्केटिंग कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो. मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है. अगर आज के टाइम पे किसी को प्रॉपर्टी बाय करनी है तो उन्हें इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या दुबई में? अगर आपको रेंटल रिटर्न ज्यादा चाहिए, एप्रिसिएशन ज्यादा चाहिए प्रॉपर्टी के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि आपने दुबई में करना चाहिए. यस, अगर आपको रहने के लिए घर चाहिए और वहीं आपको रहना है तो आपने इंडिया में घर चलना चाहिए. अगर एक्सेस पैसे हुए वहाँ इंडिया में लेने के बाद तो डेफिनेटली दुबई, बिकॉज दुबई का एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होगा. बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाला है यहाँ पे आगे. अभी भी प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल है, तो मैं समझता हूँ कि ये मल्टीप्लाई होगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना. तो दुबई में भी पैसे डालने चाहिए, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा. क्या वजह है दुबई में आके लोग इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं? यहाँ का जो पूरा सिस्टम जो बना हुआ है, जहाँ पे कंपटीशन है लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है. पूरे इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर यहाँ पे मिलता है. अगर आपके पास कोई अच्छी चीज है, अच्छा काम करना चाहते हो, यहाँ पे जल्दी काम कर सकते हो. आपका 1 हफ्ते के अंदर आपका पूरा लाइसेंसिंग, पूरा इंक्लूडिंग ट्रेड लाइसेंस, फोन नंबर, बैंक अकाउंट, एवरीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. आप स्टार्ट कर सकते हो अपना काम. ब्यूरोक्रेसी नहीं है कोई भी. गवर्नमेंट लेवल पे बहुत आपको हेल्पफुल मिल जाता है, और आप जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट कर सकते हो. और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है, तो आप जो भी पैसा कमाओगे तो आप पूरे अपनी जेब में डाल सकते हो. If you have 24 hours to spend your wealth, what will you buy? I would never do that. नहीं करूंगा. मैं अपने हिसाब से ही जाऊंगा. मुझे वो उड़ाने की आदत नहीं है. That's very nice. Small things in life that you enjoy. I think I still enjoy going to a small shop, eating पानी पूरी. कल ही गए थे मैं और समीरा करामा में एक शॉप में, एंड वहाँ पे हमने पानी पूरी खाई. फिर बहुत मजा आया वो पानी पूरी खाने में. छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन हमारे जो है उनके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज जब भी छुट्टी होती है तो मेरे रूम में आ जाती है बच्चे लोग, और फिर हम एंजॉय करते. तो उनके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड आई वुड से मूवी जाके देखना. कोई भी अच्छी मूवी लगती है तो हम लोग जाते हैं एज ए फैमिली. कभी कभी हम लोग होम थिएटर हमारे पास बना है, उधर ही देख लेते, बट बाहर जाके मूवी भी देख लेते. तो पॉपकॉर्न खाते और मूवी देखते, उसमें मजा आती है. Do you miss India? Of course I miss India. इंडिया में मैं बचपन मेरा गुजरा है, तो डेफिनेटली आई मिस इंडिया. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे, तो डेफिनेटली आई मिस इंडिया, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. और जब भी जाता हूँ तो बहुत एंजॉय करता हूँ, बहुत अच्छे से रहता हूँ. मेरे जैसे आपको पता होगा, मैं एक चौल के अंदर, आई वॉज स्टेइंग इन ए चौल, एंड वहाँ की जो मेमोरीज है ना, मैं वहाँ पे I was staying in the chawl for 25 years before I could buy my house in Bandra. तो वहाँ का जो मेमोरीज है, जिस तरह से हम लोग ने एंजॉय किया है वहाँ पे वो 25 ईयर तो चौल के अंदर, बहुत ज़्यादा. बिकॉज मेरे नेबर्स थे, एक था गुजराती, एक महाराष्ट्रियन और एक क्रिश्चियन. ओके, ये 3 हमारे नेबर्स थे. एक दूसरे के साथ खाना बांटना, एक दूसरे के साथ खेलना, बच्चों के साथ खेलना, उस चौल के अंदर की जो मेमोरीज है ना, वो आज तक अंदर है. एंड जब भी जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ उनसे जाके मिलूँ, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, और अच्छा लगता है वो.
3 books that you recommend to everyone. मैंने 3 रिकमेंड तो मैं नहीं करूंगा. मैंने जो 3 पढ़ी जो मुझे अच्छा लगा है इज द फर्स्ट वन इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मॉन्क के सोल डे फरारी. वो काफी टाइम पहले पढ़ी थी. एंड द थर्ड बुक अभी मैंने पढ़ी लेटेस्ट इज द शेख सीओ. शेख सीओ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अभी मैंने पढ़ी इसलिए मुझे याद अच्छा आ रहा है. शेख सीओ, अगर आप पूछोगे ना कि दुबई कैसे बना और दुबई के सक्सेस का राज क्या है, तो यू हैव टू रीड दिस बुक ऑफ शेख सीओ कि शेख मोहम्मद ने दुबई को पूरे वर्ल्ड मैप के अंदर कैसे लाया एंड हाउ दुबई को किस तरह से वो मैनेज करता है, उसका पूरा गवर्नमेंट मैनेज करता है. वेरी इंटरेस्टिंग बुक. ये हाउ टू इन्फ्लुएंस में तो बहुत स्कूल में था तभी पढ़ा था. उसके बाद फरारी वाला बुक है वो तो मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा था. ये जो शेख सीओ अभी पढ़ा है, एक्सीलेंट बुक. आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, सो दुबई के अलावा दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? आई थिंक स्विट्जरलैंड मुझे ज्यादा पसंद है. आई लाइक द ब्यूटी ऑफ स्विट्जरलैंड बट नॉट मोर देन अ वीक. एक हफ्ते से ज्यादा वहां रहता हूँ तो बोर हो जाता हूँ. तो बट साल 2 साल में एक बार जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है. स्विट्जरलैंड की ब्यूटी, वहाँ पे नजारे जो है. प्रॉब्लम सबसे बड़ा यहाँ स्विट्जरलैंड का जो कि पसंद है मुझे 7 बजे सब बंद हो जाते हैं. पता नहीं बेवकूफ लोग कैसे काम करते हैं. मेरी सबसे बड़ी स्ट्रगल जब मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुई थी वो यही थी. बाय 5 एवरीथिंग क्लोजेस ओवर देयर. 7 बजे तुम बंद समथिंग. यहाँ पे तुम अभी आप आए हो यहाँ पे दुबई फर्स्ट टाइम, आप 2 बजे निकलो, सड़कों पे चहल पहल लगी हुई है. अपार्ट फ्रॉम मनी, आप अपनी फैमिली के लिए और इस दुनिया के लिए क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं? आई थिंक सबसे बड़ी लेगेसी मैं फैमिली के लिए छोड़ना चाहूंगा इस डेन्यूब. मैं चाहूंगा कि जो इतनी मेहनत से बनाया हमने, इतना नाम कमाया, उस लेगेसी को फैमिली आगे बढ़ाए. ये मेरी तमन्ना है और ये मेरा विश लिस्ट है. और मुझे पता है ये फर्स्ट जनरेशन जो है हमारा, सेकेंड जनरेशन है वुड रादर से, फर्स्ट जनरेशन ने, मैंने और मेरे भाई ने ये डेन्यूब बनाया. सेकेंड जनरेशन में जो है मेरा बेटा और अनीस के बच्चे लोग, ये डेफिनेटली आगे लेके जाएंगे डेन्यूब लेगेसी को, बिकॉज उनके रूट्स के अंदर हमने ये डाल के रखा हुआ है कि ये लेगेसी को आगे जाना है. उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो उनके बच्चे को सिखाए तो कि थर्ड जनरेशन में भी आगे जाएंगे. वो बाद में तो अल्लाह मालिक है क्या होगा. बट सेकेंड जनरेशन तो मुझे बिल्कुल डर नहीं है कि ये डेन्यूब की लेगेसी 100% आगे जाएगी. एक ऐसा मैसेज जो यंगस्टर्स आपको अभी देख रहे हैं उनको आप देना चाहेंगे, जो आपके जैसा बनना चाहते हैं? सबसे बड़ा मैसेज मैं कहना चाहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनको काम करना होता है, स्टार्ट करते हैं या काम करने के बारे में सोचते हैं कॉलेज होने के बाद. तब तक वो सोचते ही नहीं कि मेरे को कुछ काम करना है, हमारे को कुछ काम करने की जरूरत है. ये सबसे बड़ी गलती है. यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग एट द एज ऑफ 13 और 14. 14 साल में तो आपने स्टार्ट करना ही है. भले छोटा सा काम हो, भले कुछ सैलरी ना के बराबर हो, लेकिन काम का एक्सपीरियंस लो. जो भी फील्ड में आपको काम करना है, अगर आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो तो उसमें आप मार्केटिंग करो. अगर आपको क्या बोलते हैं उसको, आपको कुक है तो आप रेस्टोरेंट में काम करो. आपको कोई सेल्समैन हो तो सेल्समैन में क्वालिटी, तो आप सेल्स में क्वालिटी में काम करो. कोई या तो कोई स्किल ऐसा डेवलप करो जो आपको आगे जाके जाएंगे. और आज की तारीख में तो इतने अच्छे अच्छे स्किल डेवलप करने का मौका मिल रहा है. एआई जो आ रही है टेक्नोलॉजी, उसमें अगर आपने सीख लिया तो आप. बट ये अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या सोचते हैं कि नहीं, मैं कॉलेज मेरा करूंगा, मेरा एमबीए करूंगा, मेरा बीबीए करूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है. दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक. सो माय पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, ऑल द चिल्ड्रन, प्लीज रिमेंबर, प्लीज मेरे भाई लोग, मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, 14 एज में आपने कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है. बिकॉज जिस दिन आपने कॉलेज पूरा किया और आपने स्टार्ट किया 14 ईयर्स के एज से, you will have such a big edge over your friend and you will be more successful in your life. That's very true. Thank you so much, sir. आपने अपने इतने busy schedule में से time निकाला for this podcast and I hope कि इस podcast के through बहुत सारे लोगों की मदद होगी and बहुत सारी life advices उन्हें मिलेंगी. And thanks to you, Ramsha, for coming over here because आपका पेज भी मैं फॉलो करता हूँ. आप जिस तरह से अच्छी अच्छी बातें करते हो आपके रील्स के अंदर, यूट्यूब के अंदर, माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दी है. आई एम सो हैप्पी टू मीट योर फादर, योर हस्बैंड, सो हैप्पी टू मीट यू ऑल एंड अल्लाह करे कि आप इसी तरह से आगे बढ़िए. एंड कांग्रेचुलेशन टू यू फॉर योर फर्स्ट बेबी व्हिच यू हैव डिलीवर्ड. थैंक यू. और लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू द एंजल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.